मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने यंग के द्विस्लिट प्रयोग की व्याख्या पढ़ी थी और आज हम यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई तथा उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यंग के द्विस्लिट प्रयोग यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई एवं तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। तो आज हम यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से जो फ्रिंजें बन रही थी उन फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई और उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे। तो आज हम फ्रिंज चौड़ाई और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक वही रहेगा, ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेंगे, उसके सामने वही गत्ता रखेंगे, उसके सामने वही पर्दा रखेंगे, लेकिन किस प्रकार से फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात की जाएगी वो हमें इस क्लास में देखना है। तो देखें सबसे पहले डायग्राम हमारा, तो डायग्राम ही मस्ट है। हमने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लिया है, तो बनाने का डायग्राम ये यहां पर ये S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जो कि हमने फ्रिंज चौड़ाई यंग का द्विस्लिट प्रयोग पढ़ा था ये, और इसके सामने ये एक पर्दा हमने ले रखा है, सॉरी इसके सामने हमने एक गत्ता लिया जो हमने यंग के द्विस्लिट प्रयोग में लिया था। ये गत्ता, ये S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ये S, इसके सामने गत्ता लिए, यहां से समान दूरी पर हमने दो छिद्र, यहां से इसकी दूरी भी समान है, इसकी दूरी भी समान है, तो यहां से हमने दो छिद्र ले लिए S1 व S2। तो दो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो गए ये S1 व S2। S वर्णीय प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर S1 व S2 दो छिद्र हमने इस गत्ते पर ले लिए, ये दो छिद्र यहाँ पर, और इसके सामने हमने एक पर्दा लगा दिया। ये पर्दा अब देखें, इसको समझना है, समझ में आएगा तो कुछ भी नहीं है। S तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ये सब चीजें हम उसमें देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इसके सामने एक लकड़ी का गत्ता है और उस गत्ते के सामने कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है। तो S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, यहाँ से समान दूरी पर, इस गत्ते पर समान दूरी पर दो छिद्र S1 S2 ले लिए। तो यहाँ से प्रथम तरंगाग्र चलेंगे, तो यह क्या होगा, प्रथम ये तो कहलाएगी तरंगिकाएं, प्रथम तरंगिकाएं, और जो द्वितीयक स्रोत से चलेगी, क्योंकि ये प्रथम स्रोत हो गया, द्वितीयक स्रोत हो गए इसके, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं जो कि प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब देखें, ये जो हमारे पास S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, यहाँ से तरंगाग्र चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये लिख लें, यहाँ से S1 व पहले रचना पूरी कर लेते हैं। ये S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, इसके सामने एक लकड़ी का गत्ता और उसके कुछ आगे
एक पर्दा ले लिया। तो पर्दे की दूरी हम ले लेते हैं इन दोनों, पर्दे की दूरी तो हम ले लेते हैं इन स्रोतों से, पर्दे की जो दूरी है वो कैपिटल डी है, तो ये भी काम आएगा। ये स्रोतों से पर्दे की दूरी कैपिटल डी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। और दोनों स्रोतों के मध्य की जो दूरी है ये ले ली हमने स्मॉल डी। क्या है दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी? स्मॉल डी। ये जो दोनों स्रोत है S1 व S2, इनके मध्य की दूरी है स्मॉल d। और इसका सेंटर पॉइंट माना जा सकता है O। ये O ले लिया हमने, इसका जो सेंटर पॉइंट है, क्योंकि यहां से सीधी लाइन जाएगी तो ये O हो गया। अब देखें यहां से ये तरंगाग्र चलेंगे तो गोले तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से श्रृंग और गर्त के रूप में इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ेंगे और ये किसके ऊपर? ये जो छिद्र है S1 S2 इन पर आपतित होते हैं और यहां से ये तरंगाग्र रूप में आगे जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका सेंटर पॉइंट। अगर हम ले तो ये तो केंद्रीय फ्रिंज होगी, जो कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये बिंदु है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, O डेज हो गया। अब यहाँ पर हम यहाँ से तरंग सपोज यहाँ से यहाँ पर पहुंच रही है, तो ये बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज बनेगी हमें पता नहीं, चमकीली भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, हमें थोड़ी पता है। यहाँ पर चमकीली बनेगी, दूसरी बात पर काली बनेगी। ये यहाँ और यहाँ से भी हमने इसको मिला दिया बिंदु P को, यहाँ से तरंग जा रही है S1 से और S2 से भी तरंग P पर पहुंच गई। तो देखो ये तरंग पहले पहुंच जाएगी, तरंग बाद में पहुंचेगी, तो इस पर तरंग में क्या होगा? पथांतर होगा। क्या होगा? पथ में अंतर। तो यहां से हम इसके ऊपर क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं। ये डाल दिया S2 A बिंदु डाल दिया मैंने यहाँ पर। तो इससे क्या होगा? ये पथ में एक टुकड़ा मतलब A से P और S1 P बराबर रहेगा, क्योंकि टुकड़ा एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया लंब डालकर। तो ये थीटा ले लिया मैंने, क्या ले लिया? थीटा। और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट से अगर इसको भी हम बनाए तो डॉट 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 इसके मध्य में चल जाएगी ये भी थीटा। ये तो हमारा डायग्राम है। इसका फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने के लिए ये तो केंद्रीय फ्रिंज हमेशा चमकीली होगी, लेकिन इसके बाद जो फ्रिंज बनेगी, इसके बाद चमकीली फिर काली फिर चमकीली फिर काली। लेकिन अब P पर जाते जाते मुझे थोड़ी पता है कौन सी वाली फ्रिंज बनती है, काली बन सकती हो चमकीली बन सकती हो, हम देखेंगे भी निकाल के। तो देखिए ये हो गया हमारा डायग्राम। तो डायग्राम को एक बार और स्पष्ट कर लें। ये S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इसके सामने एक लकड़ी का गत्ता है जिस पर S से समान दूरी पर दो छिद्र S1 व S2 लिए गए हैं। इन दोनों जो स्रोत हैं इनके मध्य की दूरी स्मॉल d है और इन स्रोतों से मतलब S1 S2 से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लिया गया है। अब यहाँ से S से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत चलता है और छिद्र S1 S2 पर आपतित होता है। तो इन छिद्रों पर जाकर ये दो भागों में क्या हो जाता है? विभाजित। क्योंकि यहाँ पे अलग भाग है, यहाँ पे अलग है, तो यहाँ से अलग निकलेगा, वहां से अलग निकलेगा, इन दो भागों पर जाकर विभाजित हो जाता है। और ये विभाजित भाग से फिर ये निकलेगा, आगे चलता रहेगा, वही श्रृंग और घट के रूप में आगे चलेगा। तो यहाँ तो प्रथम तरंगिका थी, यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में ये आगे बढ़ता है, इधर से भी ये आगे बढ़ता है। और ये सपोज पर्दे के जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं वहां पर क्या होता है? मतलब ये श्रृंग और घट के रूप में आगे बढ़ेंगे और पर्दे पर जाकर जब आगे जाएंगे तो वहां पर व्यतिकरण फ्रिंजों का निर्माण करते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये तो सब जगह अलग अलग आएगी, लाइनें ब्लैक भी आएगी, चमकीली फ्रिंजें बनेगी, काली फ्रिंजें बनेगी, जो कि हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा है। तो हमने मान लिया कि बिंदु P पर पहुंच रही, कोई भी बिंदु ले लो, O से O डे से लेकर कहीं पर भी, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। तो ये बिंदु P लिया मैंने कि यहाँ पर सपोज काली फ्रिंज बन रही है, चमकीली फ्रिंज बन रही है, कोई भी बन सकती है, किसी को माना जा सकता है। तो यहाँ S1 से P की दूरी, S1 से P पर पहुंचने में लगी दूरी और S2 से बिंदु P तक जाने में लगा समय, मतलब ये और ये दोनों दूरियों को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों दूरियां क्या है? अलग अलग है। ये पहले पहुंच जाएगी तरंग, ये तरंग बाद में पहुंचेगी। तो इनका मतलब इनमें पथांतर निकालने के लिए यहाँ S1 से इस S2P पर मैंने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया S1A। क्या डाल दिया? S1A एक लंब
डाल दिया। जैसे ही लंब डालेंगे तो ये टुकड़ा अब S1P और AP क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और S2A क्या हो जाएगा, पथ में अंतर, ये कहलाएगा पथांतर। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया कि ये कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, और ये कोण पर भी थीटा कोण बन रहा है। ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब डायग्राम जो बनाया है इसी को पहले रचना के रूप में लिख लें, जिससे थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं थ्योरी में एस एक वर्णीय क्या है, यहाँ पर एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जो ये एस है, एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे समान दूरी पर स्थित दो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, ये वाले, जिससे भाई जो छिद्र लिए हैं ये भी तो यहां ज्यादा प्रकाश स्रोत बन जाएंगे, जिससे समान दूरी पर स्थित दो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, जिससे समान दूरी पर स्थित दो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S1 व S2 है। मतलब S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इससे समान दूरी पर स्थित दो, क्या है ये जो छिद्र है इनको क्या बोलते हैं, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। दो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S1 व S2 है, जिनके मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल d है, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल d है। मतलब जो प्रकाश स्रोत है ये दोनों S1 S2, जिनके मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल d है। इन स्रोतों से मतलब ये तो हो गया S1 S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, तो इसे समान दूरी पर दो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो गए, जो छिद्र लेते हैं अपन वो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल d है। और इन स्रोतों से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लिया गया है। तो आगे लिखते हैं क्योंकि रचना चल रही है। इन स्रोतों से कैपिटल D दूरी, इन स्रोतों से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा, इन स्रोतों से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है, एक पर्दा रखा हुआ है। ये इससे इन स्रोतों से कैपिटल D दूरी पर क्या रखा हुआ है, पर्दा रखा हुआ है। जो डायग्राम बना रखा है उसी को हम लिख रहे हैं, पर्दा रखा हुआ है। S1 S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे के जिस बिंदु पर मिलती है व्यतिकरण फ्रिंज का निर्माण करेगी, तो यह आ जाएगा S1 व S2 से उत्सर्जित, मतलब यहां से निकलने वाली S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक, प्रारंभ तो यहां से प्रारंभिक जो होगी वहां पढ़ने के बाद जो दूसरे भाग में चलेगी वो द्वितीयक होगी। तो उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं इन स्रोतों से कैपिटल एक पर्दा है, और S1 S2 मतलब इन स्रोतों से या S1 S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर मिलकर
द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे की बिंदु P पर मिलकर, पर्दे के बिंदु P पर मिलकर, P बिंदु यहां लिया जा सकता है, पर्दे पर यहां कहीं भी मिल सकती है, ये पर्दे के बिंदु P पर मिलकर व्यतिकरण फ्रिंज का निर्माण करती है। मिलकर व्यतिकरण, मिलकर व्यतिकरण फ्रिंज का निर्माण मिलकर व्यतिकरण फ्रिंज का निर्माण करती है। तो ये जो फ्रिंज है, ये पर्दे के बिंदु P पर ये फ्रिंज जो होगी ये चमकीली या काली कुछ भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं, यहाँ से फिक्स पता नहीं है कि ये पहले नंबर की है, दूसरे की, तीसरे की, चौथी की, हमें पता है तो चमकीली बनेगी वो डेज पर, तो इसके बाद फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, तो ये कितने नंबर की है ये हमें पता नहीं, इसलिए दोनों ही लिखेंगे, चमकीली या काली कुछ भी बन सकती है। तो ये जो फ्रिंज होगी ये क्या हो सकती है, ये पर्दे के बिंदु P पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। फिर वो मानते हुए करेंगे कि चमकीली बन रही है, काली बन रही है। पर्दे के बिंदु, पर्दे के बिंदु P पर चमकीली, और लिख सकते हो दीप्त, पर्दे के बिंदु P पर दीप्त या चमकीली व अदीप्त व काली, कोष्टक में अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंजें बनती है। ये तो हो गई हमारे पास इसकी रचना। अब बात क्या आ गई कि एस जो है ये यहां पर फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एस एक वन्य प्रकाश स्रोत है, इससे सामने एक लकड़ी का गत्ता रखा हुआ है जिस पर दो छिद्र S1 S2 हैं, जिन्हें हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक वर्णीय प्रकाश डालेंगे तो वो भी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत बनेगा, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है, और इस पर्दे से कैपिटल डी दूरी, सॉरी इन स्रोतों से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है। जब यहाँ से चलेगी तो तरंगिकाएं प्रथम तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ती है, इस पर पड़ेगी तो दो भागों में विभाजित हो जाएगी और द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ती है, और ये पर्दे के जिस बिंदु पर मिलती है, बिंदु P पर, वहां पर व्यतिकरण फ्रिंजों का निर्माण करती है। और जो बिंदु P है इस पर दीप्त या अदीप्त मतलब काली या चमकीली फ्रिंजों का निर्माण होता है। अब उसको अपन मानते हुए करेंगे कि अगर चमकीली फ्रिंज बन रही हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, और यदि बिंदु P पर काली फ्रिंज बन रही हो तो मतलब क्या होगा, तो ये हमें देखना है। तो ये दूरी हम लिख सकते हैं कितनी, ये बिंदु P की दूरी मान लें हम x, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं, o डैश से लेकर यहां तक की दूरी x। अगर n भी फ्रिंज बन रही है यहाँ पर बिंदु P पर तो x n हो जाएगा, ये इस प्रकार से x n लिख देंगे, x n प्लस 1 भी बन रही तो x n प्लस 1 हो जाएगा, वो बात की बात है, ये x, ठीक है, ये दूरी ले लेते हैं। तो ये तो हो गई। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने फ्रिंज, तो फ्रिंज चौड़ाई की पहले परिभाषा होनी चाहिए कि फ्रिंज चौड़ाई हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है, और जब तक हमें फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा याद नहीं होगी तो हम किस प्रकार से फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले फ्रिंज चौड़ाई के बारे में, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, दो क्रमागत काली, दो क्रमागत काली या अदीप्त, दो क्रमागत काली फ्रिंजों अथवा दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के मध्य की जो चौड़ाई होती है उसी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। किसे कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई, दो क्रमागत काली, दोनों काली की बात करें तो दो क्रमागत काली या अथवा दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के मध्य की जो चौड़ाई होती है वो कहलाती है फ्रिंज चौड़ाई। देखो जैसे ये फ्रिंज यहां से बन रही है तो ये चमकीली है, मध्य बिंदु o डैश आएगी, चमकीली फ्रिंज मिली, कौन सी, चमकीली। इसके बाद फिर कौन सी आएगी, काली फ्रिंज, ये काली, फिर कौन सी प्राप्त होगी, चमकीली, फिर क्या होगी, काली,
इस प्रकार से चलेगी। जैसे यहाँ पर ये काली, फिर चमकीली, एकांतर क्रम में चलती है, फिर काली, मतलब पहले चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, आगे तक चलता रहेगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं दो क्रमागत चमकीली, मतलब ये चमकीली और इसके बाद लगातार कौन सी वाली, ये चमकीली की बात करेंगे। तो इन दोनों की जो चौड़ाई होगी, इनके मध्य की जो चौड़ाई है वही फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के मध्य की चौड़ाई। और काली की बात करें, ये तो चमकीली फ्रिंजों की अगर फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे, दो क्रमागत चमकीली फ्रिंज, मतलब इसके जस्ट बाद ये चमकीली आती है, काली की बात नहीं कर रहे हैं। फिर अगर काली फ्रिंजों की निकाल रहे हैं तो ये वाली काली फ्रिंज और ये वाली काली फ्रिंज, इन दोनों के मध्य की, मतलब इसके जस्ट बाद, दो क्रमागत का मतलब होता है इसके बाद, जब भी इसके जस्ट बाद जो काली फ्रिंज प्राप्त होगी वो क्रमागत, मतलब इसके बाद जस्ट ये वाली आ रही है, चमकीली की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दो क्रमागत काली फ्रिंजों की मध्य की जो चौड़ाई होगी फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। आगे समझ में, फ्रिंज चौड़ाई दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य की जो चौड़ाई होती है वो कहलाती है फ्रिंज चौड़ाई। तो ये परिभाषा भी हम लिख सकते हैं, यहीं लिख लें, इन्वर्टेड कोमा में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि काम आएगी हमारे। दो क्रमागत, मतलब क्रम से आने वाली, दो क्रमागत दीप्त, मतलब वही चमकीली, दो क्रमागत दीप्त, क्वेश्चन में कर सकते हो चमकीली, अथवा दो क्रमागत अदीप्त, दो क्रमागत अदीप्त, मतलब क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, काली। तो क्या हो गया यहां पर, दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी, फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अब चमकीली के लिए दो क्रमागत चमकीली हो जाएगी और काली की फ्रिंज चौड़ाई निकालो, दो क्रमागत काली के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हुए निकालेंगे, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे यहां तक का, ये तो परिभाषा दी है मैंने बीच में, लेकिन अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गई इसकी रचना वगैरह। अब इसका डेरिवेशन अब पढ़ेंगे, व्याख्या मतलब डेरिवेशन जो पढ़ेंगे वो किस प्रकार से होगा उसी को हम देखना है। फ्रिंज चौड़ाई, क्योंकि अब किसके लिए सोल्व कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये सब, अब ये तो गई रचना, डायग्राम प्लस उसकी रचना, फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं। अब फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान ज्ञात करने के हम सबसे पहले S1 S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाले तरंगों के मध्य क्या निकालेंगे, पथांतर, मतलब फ्रिंज चौड़ाई का ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली जो तरंगे हैं S1 और S2 P, इनके मध्य पथांतर ज्ञात करेंगे। यहां से मैंने लंब डाला था, लंब डालते पथ में अंतर। तो हम यहां निकालेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान ज्ञात करने के लिए फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान ज्ञात करने के लिए फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान ज्ञात करने के लिए फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले S1 व S2 से, कहां से, हम सबसे पहले
किस जगह से, S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली, S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली। सबसे पहले S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने, बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों, बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, मतलब पथ में अंतर, बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर ज्ञात करते हैं। मतलब जब फिर चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे तो S1 और S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंग, मतलब S1P और S2 से जाने वाली S2P, इनके मध्य पथ में अंतर कितना है, S2 है, इसको ज्ञात करेंगे, पथांतर ज्ञात करते हैं। इसके लिए S1 से, इसके लिए क्या करेंगे, जब ये पथांतर ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या जाएगा, S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, S1 से S2P पर क्या डालेंगे, लंब S1A डालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आगे लिख लो, इसके लिए S1 से S2P पर, S1 से S2P पर लंब S1A डालते हैं। इसके लिए पथांतर ज्ञात करने के लिए, इसके लिए पथांतर ज्ञात करने के लिए, इसके लिए S1 से S2P पर लंब, S2P पर लंब S1A, S2P पर लंब S1A डाला जाता है या डालते हैं, लंब S1A डाला जाता है। तो अब पथांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो पथांतर क्या जाएगा, S2P माइनस S1A, ये आएगा पथांतर। अतः पथांतर, पहले तो पथांतर निकालने हैं, अतः पथांतर, अतः पथांतर, अब पथांतर को हम लिखते हैं डेल्टा से, अतः पथांतर डेल्टा, ये डेल्टा से प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः पथांतर डेल्टा बराबर S2P माइनस S1A माइनस S1P, S2P माइनस S1P। अब S1P इज देयर अबाउट किसके होगा, AP के, S2P इज देयर अबाउट क्या होगा, AP। तो यहां लिख सकते हो, चूंकि S1P अर्थात S1P इज नियर अबाउट S1P किसके बराबर होगा, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा। अतः S1P इज नियर अबाउट AP, ये AP, अब ये वाला भाग जो है S1P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AP। तो ये पथांतर को डेल्टा से लिख रहे हैं, तो डेल्टा बराबर S2P माइनस AP, S2P माइनस AP, दिस इज इक्वल टू S2 है। तो पथांतर क्या आ गया, S2A का, ये पथांतर निकाल लिया हमने, ये आ गया हमारे पास पथांतर डेल्टा बराबर S2A, ये पथांतर निकल गया। क्या निकाले हमने, ये पथांतर। तो ये पथांतर हमारे पास आ गया है, ये पथांतर। तो अभी तो केवल हमने पथांतर निकाला है समीकरण 1 कि दोनों तरंगे S और S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाले तरंगों के मध्य पथांतर ज्ञात कर लिया। इसके लिए हमने S1 से S2P पर लंब डाल दिया S1A, तो ये पथ में अंतर निकल के आ गया, कितना पथ एक्स्ट्रा है। अब हम माना कि बिंदु P से
या माना कि बिंदु P की और डैश से दूरी x है, बिंदु P की और डैश से दूरी क्या है x, ये भी मान लेते हैं। माना कि बिंदु P की और डैश से दूरी x है, क्या है x, ये दूरी ये मान रखिए पहले, बिंदु P की और डैश से दूरी क्या है x है। तो त्रिभुज PO और डैश को सोल्व कर ले, है तो आगे है, अतः कर दो, अतः त्रिभुज POP डैश, ये सोल्व कर रहे हैं अब, POP डैश, अतः त्रिभुज POO डैश में, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं P, ये डॉट 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 जो बन रहा है POO डैश में। अब POO डैश तो क्या जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और OO डैश ये क्या हो गया आधार, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा tan, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा tan। तो देखें ये में PO डैश बटे OO डैश क्या जाएगा यहां पर में PO डैश या O डैश P बटे OO डैश बराबर tan थीटा, क्या जाएगा O डैश P, ये O डैश P बटे OO डैश, क्या गया हमारे पास tan थीटा। मान रख दो, किसका मान रख दें, O डैश P का मान रख दो, O डैश P का मान कितना है, O डैश P x है, तो यहां पर हम देख लेते हैं, इसको इधर आगे बढ़ाते हैं हम, O डैश P कितना है हमारे पास, O डैश P जो है वो है हमारे पास x, यहां साइड में लिख दो, चूंकि O डैश P दिस इज इक्वल टू x और OO डैश दिस इज इक्वल टू कैपिटल D, ये दोनों वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये आ गया tan थीटा बराबर x अपॉन कैपिटल D, मतलब O डैश P x है और OO डैश कितना है D है, तो हो गया x अपॉन D। यदि थीटा का मान अति अल्प हो, यदि थीटा का मान अति अल्प हो तो क्या जाएगा, अति अल्प हो तो tan थीटा इज नियर अबाउट थीटा, हो तो tan थीटा इज नियर अबाउट थीटा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा अतः थीटा बराबर x अपॉन d, ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2, क्या आ गई समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार से हम त्रिभुज इसको सोल्व करेंगे H2S1A, त्रिभुज H2S1A में क्या होगा वो भी हमें देखना है। तो देखो अगला त्रिभुज क्या हो गया H2S1A, तो चूं तथा त्रिभुज H2S1A, क्योंकि इसमें भी थीटा बन रहा है, त्रिभुज H2S1A में, ये अगला त्रिभुज ले लिया मैंने, पहले तो लिया था ये वाला त्रिभुज POO डैश अब ले रहे हैं त्रिभुज H2S1A, जिधर कोण बन रहा है उसको बीच में लेते हैं, तो H2S1A में, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब हो गई, इसका मतलब ही नहीं है, तो ये आगे तुम्हारे थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई भाई लंब, तो ये होगी लंब बटे कर्ण, क्योंकि थीटा के सामने भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है लंब बटे क्या जाएगा तुम्हारे पास कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण
साइन थीटा। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है त्रिभुज में S1 S2a, थीटा के सामने पर क्या S2, तो ये लिख दिया मैंने S2a बटे S2a बटे S1 S2 S1 S1 S2, ये आ गया हमारे पास बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया मेरे पास साइन थीटा। क्या हो गया साइन थीटा, क्या गया मेरे पास साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, अब वही चूंकि S2a तो वैसा का वैसा ही है और S1 S2 की जगह क्या रख दूंगा मैं, S1 S2 की जगह क्या रख देंगे स्मॉल d। तो ये आ गया अपने पास S2a बटे स्मॉल d बराबर साइन थीटा, क्योंकि ये S1 S2 की जगह स्मॉल d पुट कर दिया। अब देखो वही चूंकि यहां लिख दो, चूंकि S1 S2 बराबर स्मॉल d रख दिया। अब देखो क्या आ गया, यदि थीटा का मान अति अल्प हो, वही यदि थीटा का मान क्या हो अति अल्प हो, तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, वही थीटा यहां लिख सकते हैं। यदि वही लैंग्वेज वापिस, यदि थीटा का मान अति अल्प हो तो अति अल्प हो तो साइन थीटा इज नियर अबाउट थीटा। तो वही अतः क्या जाएगा, इसी जगह में थीटा की जगह वही थीटा रख दूंगा। तो ये हो गया अपने पास क्या है बेटा, थीटा बराबर S2a अपॉन स्मॉल d। समीकरण नंबर कितनी आ गई, 3। ये समीकरण आ गई अपने पास 3। तो ये और ये तीसरा समीकरण आ गई। अब तीसरे समीकरण को हम देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखें। जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। तो देखें तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 को हम ध्यान से देखें। जब LHS बराबर होंगे तो RHS बराबर होंगे। जब LHS समीकरण 2 और 3 के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास S2a अपॉन d बराबर x अपॉन कैपिटल D। मुझे तो पथांतर का मान निकालना है और कुछ नहीं, तो इस d को उधर गुणा कर दें। तो ये आ जाएगा S2a, दिस इज इक्वल टू x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, x d अपॉन कैपिटल D। तो ये S2a क्या है, पथांतर है, तो इसकी जगह हम डेल्टा लिख सकते हैं। तो ये हो गया, या तो ये लिख दो, या लगाकर हम इसको लिख सकते हैं पथांतर को, डेल्टा बराबर एक्स डी अपॉन कैपिटल D पथांतर। ये आ गया पथांतर हमारे पास। समीकरण नंबर 4, ये हमने पथांतर निकाल लिया। अब जब पथांतर की वैल्यू आ गई तो अब हमें निकालनी फ्रिंज चौड़ाई। अब क्या निकलेगी फ्रिंज चौड़ाई, तो 2 क्रमागत चमकीली फ्रिंज है, मतलब 2 क्रमागत पहले काली फ्रिंज ले लेंगे, 2 क्रमागत फिर चमकीली लेंगे। पहले तो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के मध्य फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे, फिर क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। दोनों ही क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या रहेगी, समान रहेगी। अगर अलग अलग आती है तो फिर समान नहीं रह सकती। तो सबसे पहले हम काली के लिए या पहले चमकीली के लिए फ्रिंज, मतलब बिंदु P पर, माना कि बिंदु P पर क्या कर रही है
चमकीली फ्रिंज बन रही है, तो उसके लिए सोल्व करेंगे। माना कि बिंदु पी पर काली फ्रिंज बन रही है, तो उसके लिए सोल्व करेंगे। तो पहले तो चमकीली फ्रिंज लेंगे दो, एक तो एनवी फ्रिंज और एक उसके पहले की एन प्लस मतलब उसके बाद वाली एन प्लस वन बी। पहले तो एनवी फ्रिंज के लिए निकालेंगे, फिर एन प्लस वन बी फ्रिंज, फिर दोनों के मध्य की दूरी निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो फ्रिंज चौड़ाई निकलेगी। फिर ऐसे ही एनवी फ्रिंज के लिए काली के लिए फिर एन प्लस वन बी काली के लिए, फिर दोनों के मध्य की दूरी निकालेंगे और दोनों ही दूरियां क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए, काली की भी और चमकीली की भी। तो अभी टॉपिक और बड़ा है, अब इसके आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, मतलब फ्रिंज चौड़ाई अगले में निकालेंगे। धन्यवाद।